स्टोरी 3065। हेलो दोस्तों, ये कहानी का दूसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले का एक भाग नहीं देखा तो कृपया पहले वो देख लें, तभी आपको कहानी का कुछ समझ आएगी। तो चलिए कहानी आगे शुरू करते हैं। सरदार जी झेप कर उठकर बैठे। अभी बात ही कर रहे थे कि एक विशालकाय व्यक्ति बाबा जी को सलाम करता हुआ 22 नंबर सीट पर चढ़ गया। फिर से चारों ओर मातम छा गया। अभी तक मैं उलझन में था। बाबा ने इतना कुछ बता दिया, फिर भी चीज़ें दिमाग में बनी हुई थी। कुछ मेरे दिमाग में क्यों नहीं बैठ रही थी। बाबा ईश्वर सिंह जी और 17 नंबर सीट का क्या ताल्लुक है। दूसरे बाबा ईश्वर सिंह जी वानर को देखकर एकदम शौक से बेहोश क्यों हुए। इन्हीं प्रश्नों से उलझते हुए मेरा ध्यान लेटे लेटे बार बार 22 नंबर सीट पर ही था। ट्रेन में हमारे कैबिन में लाइट के नाम पर एक नीली लाइट जली हुई थी। अचानक मैंने देखा 22 नंबर सीट से एक साया उठा। मैं डर से कांपने लगा, लेकिन बिना हिले मैं चुपचाप चादर में से झांक कर देख रहा था। वो साया सीट से नीचे उतरा और कैबिन की बाईं ओर निकल गया। लेकिन 22 नंबर सीट की ओर देखा तो वो शख्स अभी तक खर्राटे भर रहा था। जिंदगी में ऐसा होते मैंने पहली बार देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने नीचे बाबा की तरफ झांक कर देखा तो मेरी तरफ ही देख रहे थे। मैंने उन्हें ये सब बताने के लिए मुंह थोड़ा नीचे किया ही था कि उन्होंने हाथों से इशारा किया कि उन्हें सब पता है। 5 मिनट बाद बाबा ने मुझे नीचे आने का इशारा किया। मेरे नीचे आने पर उन्होंने बताया, आज ट्रेन में कुछ खास ही होने वाला है। मेरे मन का डर और उत्सुकता दोनों साथ साथ चल रही थी। मैंने पूछा, क्या खास और क्यों? ये वानर एक बार जाने के बाद अगर वापस आ जाए तो यकीनन इस ट्रेन में उसे कोई नज़र ज़रूर आया होगा। मैंने बाबा से फिर पूछा कि कौन नज़र आया होगा। उन्हीं लोगों में से एक जिन्होंने विक्रम सिंह को उसकी हवेली में जला दिया था। 8 लोगों को अभी तक ये भूत मौत के घाट उतार चुका है। 3 लोग अपनी मौत खुद ही मर चुके हैं और 3 लोग इसके खौफ से ही मर चुके हैं। बाकी 3 लोग अभी बाकी है। इस ट्रेन में यही उम्मीद है कि कोई ना कोई इसे दिखाई ज़रूर दे गया होगा, लगता है। अब ये क्या करेंगे? मैंने फिर पूछा। उसका काम तमाम, बाबा ने कहा। वैसे तो आगे भी कई बार ये वानर के साथ भूतों की टीम लेकर इसी ट्रेन में सफ़र करते रहे हैं। अभी कर्मचारियों में ये एंट्री करके सब यात्रियों को सवाल भी भेजते हैं, चाय भी पिलाते हैं। यानी ट्रेन पर पूरा इन्हीं का कब्जा रहता है। नुकसान पहुंचाना वैसे इनका मकसद बिल्कुल नहीं होता। उसकी ये 22 नंबर सीट पर किसी को नहीं होना चाहिए बस। तो अब वो 22 नंबर वाले शरीर को छोड़कर कहाँ गया? अब वो अपने साथ उन रूहों को इकट्ठा करेगा जो विक्रम सिंह ने वट वृक्ष के नीचे बैठे साधु के चंगुल से बचाई थी। अच्छे लोगों की रूह को विक्रम सिंह बचा लिया करता था। वो रूहों को जब चाहे बुलाकर इस्तेमाल करता था। इस वक्त वो उस रूह को जितनी भी गाड़ी के वर्कर हैं, जैसे चाय वाला, सफाई वाला, बिस्तर वाला, उस सब में प्रवेश करवाएगा। अभी थोड़ी देर में अंधेरा जब थोड़ा सा छटने लगेगा, सभी एक्टिव हो जाएंगे। इस तरह वो उस शख्स का आज क्या करेंगे वो तुम अपनी आंखों से देखना। एक और नज़ारा तुम्हें आज देखने को मिलेगा। वो क्या? मैंने पूछा। बाबा ने कहा, वो वानर भी। अभी बात ही कर रहे थे कि ट्रेन को एक बड़ा ज़बरदस्त झटका लगा। चाय गरम, गर्मा गर्म चाय की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। एक तरफ से पकोड़े वाला भी आ गया। सफाई वाले झाड़ू लेकर इधर उधर शुरू हो गए। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने पूछा। मुझे बाबा ने अपनी सीट पर जाने का इशारा किया। फिर मैंने भी जाते जाते फुसफुसाहट में पूछा, ये सब क्या है? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि उस वानर को देखते ही बाबा को ऐसी हालत क्यों हो जाती है। बहुत सारी बातें मेरा दिमाग ख़राब कर रही थी। सबसे ज़्यादा तो ये बात परेशान कर रही थी कि बाबा ने ये क्यों कहा कि तुम भी उनमें से एक हो। बाबा मुझे ये क्यों नहीं बता रहे थे। इतने में मैंने देखा वो ऊंचा लंबा वानर ट्रेन में हमारे कैबिन से निकलते हुए कॉरिडोर में ही रुक गया। हम
हम सब कैबिन के एकदम सामने। उसे देखकर मेरा पैंट गीला हो चुका था, बहुत ही बड़ा था और वो इंसानों की तरह खड़ा भी था। उसका ध्यान नीचे की सीट पर सोए सरदार जी की तरफ था। सरदार जी बेखौफ सोए थे। थोड़ी देर उनकी तरफ देखो, हुज वानर आगे पेंट्री की तरफ निकल गया। ये देख जो लोग जाग रहे थे वो अपनी चादर से मुंह ढककर सो गए, लेकिन जो चाय वाला या सफाई वाला वो भी बेखौफ अपना काम कर रहे थे। बाबा ईश्वर सिंह उनके जाने के बाद मुझे बोले, अब तुम सो जाओ, इस वानर ने खुद राउंड लगा लिया है, इसलिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। मैंने भी अपनी चादर ली और मुंह ढक के सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। बस 5 मिनट ही हुए होंगे, ट्रेन में धुआं ही धुआं होने लगा। ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी। पूरी ट्रेन में अंधेरा हो गया। मेरी तो हालत खस्ता होने लगी। सभी लोग घबरा कर बैठ गए। बाबा ईश्वर सिंह को खांसी शुरू हो गई थी। 5 मिनट तक लोगों का शोर सुनाई दिया, फिर एक जोर से धमाका हुआ, पर ट्रेन में अभी भी स्पीड से चल रही थी। धुआं सारा छट चुका था। अचानक मेरी नज़र 22 नंबर सीट पर गई। वो अब खाली थी, तो मेरे होश ही फाख्ता हो गए। हम सब ट्रेन के बाहर खड़े थे। पुलिस ने सारी ट्रेन में तलाशी शुरू कर दी थी। बाबा ईश्वर सिंह एक अनजान सी जगह पर रुकी ट्रेन की वजह से परेशान एक बड़े से पत्थर पर बैठकर अब भी कभी कभी बीच में खांस रहे थे। उनकी आवाज़ सुन मेरा ध्यान उन पर गया। मैंने उनके पास जाकर उनको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए इस लिहाज से पूछा। उन्होंने नाव में सर हिलाते हुए मुझे सामने लगे नल की तरफ इशारा कर दिया। शायद उनको पानी चाहिए था। मेरे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मैं उन्हें पानी भर के लाकर देता। मैं इधर उधर देखने लगा। ये देख बाबा ने अपनी लाठी उठाई, उसकी मुंडी को घुमाकर उसका स्क्रू की तरह खोल दिया। उसमें से बाबा ने 3 फुट लंबा एक पाइप निकाला जिस पर ढक्कन लगा हुआ था। वो पाइप 3 फुट लंबी बोतलनुमा 1 इंच घेरे वाली थी। मैं ये सब देखकर हैरान था। मैंने बोतल ली और सामने वाले नल से पानी भरने लगा। पानी भरते भरते मेरे दिमाग का दही होने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई जादुई बोतल थी। उसे भरने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। ये बाबा ज़रूर कोई करामती बुड्ढा लगता है। ये बात मेरे मन में बार बार आने लगी। खड़े खड़े मैंने ट्रेन की कोच गिन डाली। सारी ट्रेन में टोटल 31 कोच थी। पुलिस की तलाशी में ये सब भी नहीं पता चल पा रहा था कि वो विस्फोट की आवाज़ कहाँ से आई थी। ना ही ये मालूम हुआ कि ट्रेन रुकी कैसे, ना ही वो बड़ा वानर कहीं नज़र आया। सभी परेशान थे, मगर बाबा आराम से उस बैठे पत्थर पर पाइप से पानी पी रहा था। मुझे नींद ने घेरा हुआ था। बार बार नींद का झटका लग रहा था। ये घटनाएं जल्दी जल्दी हो रही थी। वो 22 नंबर वाला कहाँ गया, उसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं आ रहा था। इतने में पुलिस इंस्पेक्टर बाबा ईश्वर सिंह के पास पहुंची। बाबा ने इंस्पेक्टर के आगे हाथ जोड़े और बोले, कहिए। इंस्पेक्टर ने पूछा, आपके केबिन में कौन कौन है और उसमें या आपके आसपास क्या हुआ, ये ज़रा विस्तार से बताइए। बाबा ईश्वर सिंह धीरे धीरे बोले, हमारे केबिन में एक ये साहब, बाबा मेरी तरफ इशारा करके बोले, एक सरदार जी और बाकी लोग भी हैं। मैंने देखे हैं अभी यहाँ। बात करते करते बाकी पैसेंजर भी आ गए। वो खुद बताने लगे कि हम भी इनके कैबिन में थे। बस एक 20 नंबर सीट वाले सरदार जी और 22 नंबर सीट वाले शख्स नज़र नहीं आ रहे। इंस्पेक्टर ने सब नोट किया, मगर कोई भी केस रजिस्टर नहीं किया। आखिर ट्रेन को छोड़ने के लिए आर्डर भी दे दिए गए। धीरे धीरे सभी ट्रेन में अपनी अपनी सीट पर पहुंच गए। मैं भी बाबा को लेकर अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन एक झटका दिया और थोड़ी देर में पूरी तेजी से स्पीड पकड़ ली थी। बाबा अपनी सीट पर लेट गए और मुझे नींद आई थी। बत्ती बुझाकर मैंने भी चादर ओढ़ ली और गहरी नींद सो गया। सोए सोए थोड़ी देर में मुझे लगा जैसे बाबा के हाथों में लंबे लंबे नाखून हैं। उस नाखून से खून टपक रहा है और अब वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। पास आकर मेरे गले में अपना पंजा रख दिया और मेरा दम घुटने लगा।
मेरी सांसें तेज होने लगी और हलक से एक लंबी दहला देने वाली चीख निकली और मैं उठ के बैठ गया। मेरा सारा बदन पसीने से लथपथ हो चुका था। चारों तरफ घुप अंधेरा। कोशिश कर हाथ बढ़ाकर किसी तरह मैंने लाइट ऑन की। लाइट ऑन करते ही सामने का नज़ारा देखकर मेरी हलक से फिर एक लंबी चीख निकल गई। वो 22 नंबर सीट वाला शख्स अपनी सीट पर ही था और उसका पूरा मुंह किसी ने नोच खाया था। खून बड़ी तेजी से नीचे की तरफ बह रहा था। मैंने कैबिन से बाहर जाने के लिए जल्दी जल्दी नीचे छलांग लगाई। नीचे 20 नंबर सीट पर देखा तो सरदार जी भी औंधे मुंह पड़े थे। उनके सर के पीछे बहुत बड़ा घाव था, जैसे किसी जानवर ने उनका आधा सर पीछे से खा लिया हो। चीखते चिल्लाते मैंने बाबा की सीट की तरफ देखा तो वो सीट खाली थी। बाबा ईश्वर सिंह अपनी सीट से गायब थे। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं पागलों की तरह वहां से दूसरे कोच की तरफ भागा। सभी लोग अपनी सीट पर बैठे बैठे ये सब तमाशा देख रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। मैं इस बात पर हैरान था, कोई भी मदद के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहा था। ट्रेन की स्पीड तूफान की तरह होती जा रही थी। मैंने इतनी तेज तूफानी ट्रेन में पहले कभी सफ़र नहीं किया था। जैसे ही मैंने दूसरे कोच का सेंटर का दरवाज़ा खोला, उधर के टॉयलेट से बाबा ईश्वर सिंह हाथ मलते हुए बाहर निकले और मेरी तरफ प्रश्न भरी नज़रों से देखते हुए बोले, क्या हुआ ज्ञानेश्वर? ज्ञानेश्वर? मैं हकलाते हुए बोला। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो ज्ञानेश्वर? यह नाम बाबा के मुंह से सुनकर मैं एकदम सुन्न रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबा को मेरा असल नाम कैसे पता चला। मेरी तो ट्रेन की बुकिंग भी राकेश चौधरी के नाम से की थी, पर इनको तो मैंने कभी अपना नाम नहीं बताया था। मुझे अब कुछ समझ में आने लगा कि माजरा कुछ गड़बड़ है। फिर भी मैंने उनको बताया कि वो दोनों सीटों पर मरे पड़े हैं। पसीने से मैं भी तरबतर हो चुका था। कौन दोनों? बाबा ने गाड़ी के वॉश बेसिन में हाथ पोंछते हुए पूछा। वो सरदार जी और 22 नंबर सीट वाले। फिर मैं भी हकलाते हुए बोला, अरे वो तो सीटों पर थे ही नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सीट की तरफ जाते हुए बाबा बोले। मैं भी बाबा के पीछे हो लिया। अपने कैबिन में पहुंचे थे, वहाँ सब नॉर्मल था। 22 नंबर और 20 नंबर दोनों सीटें खाली थी। मैंने जल्दी से सीटों पर हाथ लगाकर देखा, दोनों सीट खाली थी। कोई खून के निशान भी नहीं थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम ज़्यादा थक गए हो, आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, बाबा ने कहा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? सामने की सीट वाला भी उस वक्त वो सब देख रहा था जब मैं चीखा था। मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा। मैं यही सोच रहा था कि इतना खून था, वो सब कहाँ गया। बाबा ने मेरी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, सो जाओ बेटा। मैंने ना में सर हिलाते हुए कहा, बाबा मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे ये बताओ तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? इतने में गाड़ी को एक झटका लगा और स्पीड फिर बढ़ने लगी। बाबा ने उसे कहा, जब तुम गाड़ी में बैठने के बाद अपने कपड़े बदल रहे थे, तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड नीचे गिर गया था, याद है ना? मैंने तो उठा कर दिया था। मैं सोचने लगा, हाँ कपड़े तो बदले थे, आई कार्ड भी गिरा था और उठा कर के दिया ये मुझे याद नहीं। ये सब सोचते सोचते तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। अचानक मैंने देखा सामने सीट वाला अपनी चादर में से हमारी तरफ ही देख रहा था। मैंने उसे झट से पूछा, भाई साहब आपने भी देखी ना 22 नंबर सीट वाले और 20 नंबर वाले की लाश? मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था। वो शख्स ने नाम में सर हिलाते हुए कुछ नहीं बोला। मैंने इस बारे में फिर बोलना उचित नहीं समझा। मैं फिर दिल में यही सोचने लगा कि हो ना हो सच में मेरा वहम ही होगा शायद, क्योंकि उस वक्त मेरे सिवा सब चुप थे। मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए मैं बाबा के साथ ही नीचे बैठ गया। बाबा ने पूछा, सोना नहीं है क्या? मैंने भी नाम में सर हिला दिया। बाबा भी समझ गए कि मैं अभी डरा हुआ लगता हूँ। धीरे धीरे गाड़ी के कर्मचारी फिर सामान लेकर आने लगे। बाबा ने मुझसे पूछा, काफ़ी पियोगे ना? थका हुआ भी था और दिल भी कर रहा था। मैंने हाँ में सर हिला दिया। अंधेरा भी छटता जा रहा था और वही पुराना काफ़ी वाला फिर आ गया।
बाबा ने फिर उस काफ़ी वाले को 3 कॉफ़ी का ऑर्डर दिया था। 3 कॉफ़ी सुनकर मैं फिर उलझन में पड़ गया और मैंने पूछ लिया, बाबा ये तीसरी कॉफ़ी अब किस लिए? बाबा ने मुझे आराम से समझाया, जब मैंने ऑर्डर दिया है तो किसी ना किसी के लिए तो होगी ही ना। आगे फिर कहा, जब कोई पिएगा देख लेना। अब हर बात तुझे बताना ज़रूरी है क्या? चाय वाले ने 3 चाय डाली और बाबा जी को एक एक करके देने लगा। पहली चाय उन्होंने मुझे दे दी, दूसरी चाय अपने बाएं हाथ में पकड़ ली और तीसरी चाय जैसे ही चाय वाले ने डाली, सामने 20 नंबर सीट वाले सरदार जी खड़े थे। उन्होंने तपाक से वो चाय पकड़ ली। मेरे तो होश ही उड़ गए। हाथ से छटक कर गर्मा गर्म चाय सीधे बाबा के ऊपर जा गिरी। बाबा को गर्म चाय गिरने पर जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। वो दोनों हंसने लगे। इस बात से मुझे ऐसा शौक लगा कि मैं धीरे धीरे बेहोशी के आगोश में जाने लगा और मैं देख रहा था कि वो दोनों हंस रहे हैं। जैसे ही मेरी नींद खुली, हमारे कैबिन में कोई नहीं था। मेरे थोड़ी देर अपनी सीट पर सुस्ताने के बाद भी कैबिन में जब कोई नहीं आया तो मैं अपनी सीट के ऊपर से नीचे उतरा। मेरा सर थोड़ा भारी भारी भी लग रहा था। शायद नींद पूरी ना होने के कारण मैं सोच में डूबा था कि ये सारे कहाँ गए। तो उसी वक्त बाबा दूसरी तरफ से आते नजर आए। दूर से देखते ही, क्यों बरखुदार, बहुत लंबा सो लिए तुम? बाबा ने ससरी तौर पर पूछ लिया। मुझे अजीब लगा। मैंने पूछा, आपको बुरा नहीं लगा था जब मेरे हाथ से आप पर गर्मा गर्म चाय गिर गई थी? कौन सी चाय? बाबा ने प्रश्न भरी दृष्टि से मुझे देखा। बाबा, सोने से पहले मैंने उनको याद दिलवाया। और मुझे ऊपर किसने चढ़ाया था? ये तुम क्या कह जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बाबा ने कहा। मेरा सर चकराने लगा कि ये बाबा तो सब कुछ भूल ही गया। मैंने बाबा को फिर से किस्सा पूरा वैसे ही सुनाया। बाबा हंसते हुए बोलने लगे, लगता है तुमने नींद में कोई भयानक सपना देख लिया है। मैं उनकी बात सुनकर कुछ सोच में पड़ गया। इस वक्त कैबिन में कोई नहीं था। मैंने मौका देखा और कहा, बाबा अब तो बताओ कि आपने ये क्यों कहा कि तुम भी उनमें से एक हो? आप किन में से एक की बात कर रहे थे? तो सुनो बरखुदार, 55 साल पुरानी बात है। बिहार में पटना से साइड में लगता है एक गांव है मसौडी। उसी के साथ एक और छोटा गांव है, छपरा गांव पड़ता है। वहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने की एक विशाल हवेली थी। जब फौजी आपस में लड़ा करती थी तो अंग्रेज़ के बड़े अफसर वहीं ठहरा करते थे। उस हवेली पर अंग्रेज़ों के जाने के बाद ठाकुरों को राज हो गया। वैसे बता दूं, 10,000 गज की इस हवेली पर भी राज करने के लिए 2-3 घरानों में आपस में भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में अधिकतर ठाकुर और यादव मुख्य रूप में से थे और इस युद्ध में कई घरानों की कई पुश्तें तक समाप्त हो गई थी। यादवों की करारी हार उन्हीं की गलती से हुई। उन्होंने अपनी फौज को छोटी छोटी टुकड़ियों में थोड़े थोड़े अंतराल के साथ भेजकर धीरे धीरे सारे मरवा दिए। उनके पास कोई ढंग का सिपह सलार भी नहीं था। उन सबको हराकर ठाकुर गर्जना सिंह चौहान ने उस हवेली पर पूरी तरह अपना कब्जा जमा लिया। उस वक्त से ये बहुत बड़ा गांव था। युद्ध के बाद 3-4 जातियों के लोग ही वहाँ रहा करते थे। तकरीबन उस गांव में 2000 घर होंगे। वक्त बीतते बीतते ठाकुर गर्जना सिंह के बाद फिर ठाकुर दुर्जन सिंह चौहान आया, जो बहुत ही क्रूर था। उसके वक्त में गांव के सभी लोग वालों के साथ उसके संबंध बिगड़ने के कारण नाता टूट चुका था। उसके बाद आखिर में ठाकुर विक्रम सिंह आए। वो सबसे नरम दिल के इंसान थे। उसने अभी आसपास के गांव वालों को दोबारा इकट्ठा किया और पुरानी रंजिशें भूल जाने को कहा। फैसला होने के बाद ठाकुर विक्रम सिंह के उस महापंचायत में बड़ी देर तक नारे गूंजते रहे, ठाकुर विक्रम सिंह जिंदाबाद, ठाकुर विक्रम सिंह जिंदाबाद। ठाकुर विक्रम सिंह दोबारा फिर खाप बनी और वो सरपंच और फिर महासरपंच बना। बचे कुचे कुछ ही दुश्मन थे। उनका काम बस आपस में लड़वाना ही रह गया था। ठाकुर विक्रम सिंह चौहान का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था ठाकुर सुजान सिंह चौहान। वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। भक्त तो विक्रम सिंह भी था, मगर सुजान सिंह हर वक्त उन्हीं की पूजा में लीन रहता था
उसने राजपाट सब छोटे भाई के हवाले कर दिया और सरपंच बनने से इनकार कर दिया। उनकी हनुमान जी के प्रति असीम भक्ति को देखते हुए ठाकुर विक्रम सिंह ने अपनी हवेली के पीछे जंगल के बगल में ठाकुर सुजान सिंह चौहान को एक विशाल हवेली बनवा कर दे दी। ठाकुर विक्रम सिंह ने एक पूरी फौज की टुकड़ी भी सौंपी। अपनी पत्नी फूलवती और 4 बच्चों को लेकर ठाकुर सुजान सिंह चौहान अपने 40 नौकरों के साथ वहां रहने लगे। सब बहुत अच्छा चलने लगा। ठाकुर सुजान सिंह ने अपनी हवेली के मुहाने पर ही एक विशाल हनुमान मंदिर का निर्माण करवा लिया। सभी फैमिली भक्त हो चुकी थी। उधर पूरा गांव ठाकुर विक्रम सिंह चौहान के गुण गाता नहीं थकता था। हर त्योहार पर मेले लगते थे। गरीबों को भर भर के अनाज चावल दान दिया जाता था। मुस्लिम समुदाय के भी बहुत से लोग विक्रम सिंह की हवेली में काम करते थे। विक्रम सिंह का सारा जंगी दस्ता मुस्लिम समाज का ही था। बहुत ही वफादार लोग थे। धीरे धीरे गांव के लोग पढ़ लिख कर ऊंची ऊंची पढ़ाई करने के लिए बाहर शहर जाने लगे। छपरा गांव में पढ़े लिखे लोगों की तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगी। जिन जातियों के लोग हवेली पर कब्जा करने के वक्त बुरी तरह हार गए थे, उनके पुरखों ने अपनी हार को दफन नहीं किया था। उनके दिलो दिमाग अभी भी जिंदा थे। वो अपनी आगे आने वाली नस्लों को ये सारी कहानी मसाले लगाकर सुनाया करते थे। ये सब बातें जो निम्न स्तर के काम करने वाले लोग जैसे सफाई करने वाले या खाना बदोश लोग सब आकर ठाकुर विक्रम सिंह को बता दिया करते थे। मैं अभी तक खामोश था। बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं सोचने लगा कि इसमें यानी उस कहानी में मैं कहाँ आता हूँ। इसलिए मैंने बाबा ईश्वर सिंह से पूछा, बाबा आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? बाबा थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बेटा जो तू पूछना चाहता है वो ना पूछ के तूने गलत प्रश्न पूछ लिया है। मैंने कुछ भी नहीं कहा। बाबा फिर कहने लगे, तुम अभी सब कुछ आराम से सुनो। तुम्हें हर बात का सलीके से जवाब मिलेगा। और तुम ये भी सोच रहे हो कि मैं ये सब तुमको क्यों सुना रहा हूँ। इन सब का जवाब तुम्हें धीरे धीरे अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, इस कहानी का ये भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे कहानी में क्या क्या हुआ ये सब जानने के लिए मिलते हैं इसके अगले भाग में। कृपया दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमें आगे भी नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो तभी हम नई नई आपके लिए कहानियाँ बना पाएंगे। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।